हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन अगर आप इसे कुछ देर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। असल में ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पहले एक बहुत ही बड़ी गैंग मेंबर का गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन उसने इस लड़ाई भरी जिंदगी को छोड़कर एक हाउस हस्बैंड बनने का फैसला किया। और इस पूरे वीडियो में हम उसी की डेली लाइफ को देखेंगे। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले तो हमें उस आदमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उस आदमी का नाम टाट्सू है। अब जब ये कहानी पहले दिन से चालू होती है तो हम देखते हैं कि टाट्सू रोज की तरह आज टिफिन बना रहा था अपनी वाइफ के लिए। वो बहुत ही मेहनत से टिफिन को तैयार करता है, लेकिन उसकी वाइफ उस टिफिन को ले जाना ही भूल जाती है क्योंकि आज उसकी मीटिंग होने वाली थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में थी। अब टाट्सू साइकिल पर बैठकर उसे डिलीवर करने के लिए जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, इस वजह से उसके पूरे लुक्स और पूरा स्टाइल एक गैंगस्टर की तरह था, जिस वजह से रास्ते में जब उसे तेज साइकिल चलाते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर देखते हैं तो उसे रोक लेते हैं। अब पहले तो उन्होंने बस ट्रैफिक रूल्स के कारण उसे रोका था, लेकिन जब वो उसका फेस देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फेमस याकुजा का गैंग का गैंगस्टर है। टाट्सू को पहले द इमोर्टल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जरूर ये चाकू निकालने वाला है, लेकिन उसके हाथ में बस एक कूपन था। अब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। उसने वो सारे काम छोड़ दिए जो वो पहले किया करता था। वो कूपन असल में किसी जगह का था। वो बताता है कि वो कहीं पर जा रहा है और वो अपने उस टिफिन के बारे में भी बताता है। अब अगले दिन वो घर पर काम कर रहा था और उसकी वाइफ काम पर गई थी। हम देखते हैं कि एक सेल्समैन जो कि कुछ नकली चाकू वहाँ उसके घर पर बेचने के लिए आया था, वो जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है कि टाट्सू उसके सामने आ रहा है। उसका गैंगस्टर लुक देखकर वो पहले ही बहुत ही ज्यादा डर गया था। साथ ही टाट्सू के हाथ में चाकू था और ना जाने वो किस सब्जी को काट रहा था कि उसके कपड़े पर रेड कलर लगा हुआ था। इस वजह से वो सेल्समैन समझता है कि शायद ये खून है और वो डर जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक सेल्समैन था इस वजह से वो अपना काम ना छोड़ते हुए सेल्स पर ध्यान देता है और टाट्सू को वो सारे नकली चाकू दिखाने लगता है। टाट्सू उससे कहता है कि वो ऐसे ही किसी भी चीज को खरीद नहीं सकता, वो पहले उसे ट्राई करके देखेगा। टाट्सू उससे खाना बनाता है और उसकी कुकिंग स्किल इतनी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी कि उस खाने को खाकर वो सेल्समैन ये भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था और बाद में वो वहां से बिना कुछ सेल किए ही चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाट्सू के गैंग का एक मेंबर जो कि हालांकि पहले टाट्सू का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बहुत टाइम से वो टाट्सू से मिला नहीं था और इस वक्त वो सड़क से जा रहा होता है। असल में उसकी अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि टाट्सू ने जब से गैंगस्टर लाइफ छोड़ी थी तब से ही याकुजा गैंग कुछ ज्यादा खास रहा नहीं था और इस वजह से उसके जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग हो गए और उन्हीं में से एक था ये लड़का मासा। और ये अभी टाट्सू को ढूंढ रहा था क्योंकि ये चाहता था कि टाट्सू फिर से अपने इमोर्टल ड्रैगन के फॉर्म में आकर एक नई गैंग बनाए और किस्मत से आज वो टाट्सू को ढूंढ भी लेता है। वो टाट्सू को सारी बातें बताता और उससे कहता है कि उसे एक बार फिर से इमोर्टल ड्रैगन बनकर एक नई गैंग क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पर टाट्सू से अपने गैंगस्टर अंदाज में कहता है कि मैं अभी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। मासा को बहुत उम्मीद थी कि ये जरूर कोई स्मगलिंग या फिर कुछ किडनैपिंग जैसा काम होगा। वो उसके साथ चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो एक कुकिंग प्लेस पर आए थे जहाँ पर टाट्सू अभी खाना बना रहा था। ये देखकर मासा बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन टाट्सू से खाना बनाकर दिखाता है, जिसके बाद मासा टाट्सू को मारने लगता है और कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया था। टाट्सू खड़ा होता है और कहता है कि उसने ये लाइफ छोड़ दी है क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है और उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जो कि वो लड़ाई से कभी भी नहीं कर सकता और गैंगस्टर लाइफ से दूर रहना ही उसके फैमिली के लिए सही होगा। और यहाँ पर टाट्सू उसे मारते हुए वहां से बहुत ही दूर फेंक देता है। साथ ही मासा ने जो खाना नीचे गिराया था वो उसे भी साफ करने को कहता है और मासा को ऐसा करना भी पड़ता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि एक मॉल में सेल लगी हुई थी। टाट्सू अपने साइकिल पर फिर से पहले की तरह पूरी रफ्तार में मॉल की तरफ निकल चुका था, लेकिन रास्ते में अचानक से एक कार उसके सामने आ जाती है और उसकी साइकिल उससे टकरा जाती है और टाट्सू जाकर उसकी खिड़की से टकराता है। अभी हम देखते हैं कि उस कार के अंदर एक दूसरा गैंगस्टर बैठा हुआ था जो कि किसी दूसरे ग्रुप से था और टाट्सू और वो एक दूसरे को जानते भी थे। असल में वो पहले एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। यहाँ पर उस गैंगस्टर को लगता है कि शायद टाट्सू इनडायरेक्टली उसे मारने के लिए आया है, जो कि वो नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ से भाग गया। लेकिन टाट्सू को तो असल में सामान लेने की जल्दी थी क्योंकि सेल जो लगी हुई थी। अब यहाँ पर ये गैंगस्टर और उसका बॉडीगार्ड जो भी था वो सीधा उस मॉल के पास पहुंच जाते हैं। वो टाट्सू का पीछा करते हैं पर टाट्सू उन्हें दूसरे काम में लगा देता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से सबसे बेस्ट कपड़े चुनने होंगे क्योंकि वो यहाँ इस सेल में हार नहीं सकता। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बहुत खराब ही कपड़े मिले थे और ज्यादा कुछ मिला नहीं था, जिसके बाद टाट्सू उन्हें डांट रहा था
वो कह रहा था कि ये तुमने क्या किया। टाट्सू उन्हें ये भी बताता है कि अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि अब वो एक हाउस हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर वो जो सामने वाला गैंगस्टर था वो उसकी बात नहीं मानता और वो उसकी तरफ गन तानते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम बचने के लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर टाट्सू अपने मूव्स दिखाते हुए और उसकी गन को वहाँ से हटाते हुए उस गैंगस्टर ने ही जो ग्लव्स खरीदे थे उन्हें पहनकर कहता है कि बाहर ठंड है, तुम्हें ये रख लेना चाहिए, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसके लिए थैंक यू। और अब वो वहाँ से चला जाता है। वो गैंगस्टर असल में पहले बहुत गरीब हुआ करता था। उसकी मदर ने पैसे जोड़कर सेम वैसे ही ग्लव्स उसे बचपन में दिलाए थे। ये ग्लव्स देखकर उसे उसी दिन की याद आती है, जिस वजह से वो यहाँ पर टाट्सू को माफ कर देता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि टाट्सू की वाइफ का बर्थडे आने वाला था। वैसे टाट्सू की वाइफ का नाम मीकू है और उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए टाट्सू एक शॉप पर पहुंचता है। उसे पता था कि उसे अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट देना है और यहाँ पर वो सूटकेस लेकर आया हुआ था। शॉप का ओनर समझ रहा था कि इसमें ना जाने क्या है, पर बाद में जब उसे पता चलता है तो वो जो गिफ्ट था वो उसे पैक कर देता है। असल में मीकू को एक एनिमे सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से टाट्सू उसी के टॉयज लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जब मीकू अपने काम से वापस आती है तो टाट्सू सबसे पहले उसे पूरी तरह से चेक करता है, क्योंकि टाट्सू तो एक गैंगस्टर था, इस वजह से ये उसकी आदत है। वो यहाँ पर चेक इसीलिए कर रहा था कि कहीं और किसी गैंगस्टर ने मीकू के कपड़े पहनकर या फिर मीकू की तरह मास्क लगाकर उसे खत्म करने का प्लान तो नहीं बनाया। अब चेकिंग के बाद वो उसे अंदर लेकर आता है। अंदर पूरा कमरा सजा हुआ था। टाट्सू वहाँ पर आकर बर्थडे सॉन्ग सुनाता है, जो कि वो पूरे गैंगस्टर अंदाज में सुना रहा था, इसीलिए कहीं से भी वो बर्थडे वाइब नहीं आ रही थी। उसकी वाइफ को पहले तो बहुत ही अजीब लग रहा था। वैसे जब टाट्सू से वो गिफ्ट दिखाता है तो मीकू बताती है कि उसके पास ये सेट ऑलरेडी है, क्योंकि जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तभी उसे उसने खरीद लिया था। ये सुनकर टाट्सू बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए अपनी छोटी उंगली काटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और फिजूल खर्ची की, लेकिन इस पर मीकू से जोर से पंच मारती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वैसे अगले ही दिन की बात थी। टाट्सू नॉर्मली अपना घर का काम कर रहा था, तभी उसे मीकू का फोन आता है। वो बताती है कि उनके जो घर की ओनर है वो आज वहाँ पर आने वाली है, इसीलिए उसे घर को पूरी तरह से साफ रखना होगा। टाट्सू तुरंत ही लग जाता है साफ सफाई में। वो एक एक चीज को चुन चुन कर साफ करता है और वैक्यूम क्लीनर से साफ करने के बाद जो भी कोने बच गए थे उसे उसने अपने हाथों से ही साफ किया था। अब उसका पूरा घर बिल्कुल चमक चुका था, लेकिन तभी अचानक से वो वैक्यूम क्लीनर उसकी बिल्ली की पूंछ में लग जाती है, जिस वजह से वो बिल्ली जंप करती है और सामने रखी वाइन की बोतल से टकराते हुए टाट्सू के सर पर आकर लगती है। वाइन बिल्कुल रेड कलर की थी। उसी वक्त जब टाट्सू घर की तरफ आ ही रहा था कि इतने में लैंड लेडी वहाँ पर आ जाती है। हम देखते हैं कि टाट्सू के कपड़ों पर वो रेड निशान देखकर वो डर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद टाट्सू के ऊपर कोई अटैक किया है। वैसे बाद में सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि उसी दिन की बात है। लैंडलॉर्ड लेडी के जाने के बाद जो टाट्सू के नेबर्स थे वहाँ पर जो लेडी रहती थी वो अपने लड़के को लेकर आई थी। वो कहीं बाहर जा रही थी, इस वजह से टाट्सू को वो उस लड़के का ख्याल रखने को कहती है। टाट्सू उसे आने देता है और हम देखते हैं कि उसका नाम रायोटा था और यहाँ पर वो टाट्सू से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। बाद में टाट्सू उसे कुछ खाने के लिए कुकीज देता है, जिन्हें खाने के बाद रायोटा यहाँ पर टाट्सू से डरना बंद कर देता है। अब टाट्सू से गेम के लिए कहता है क्योंकि वो बोर हो रहा था और रायोटा भी गेम के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। लेकिन वो फिर से बहुत ही ज्यादा बोर होने लगता है, क्योंकि टाट्सू जितने भी गेम वहाँ पर लेकर आया था वो सभी गैम्बलिंग से रिलेटेड थे, क्योंकि टाट्सू ने अभी तक सिर्फ यही गेम खेले हैं। इस वजह से रायोटा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर जब वो उठता है तो उसे वहाँ पर एक डॉल रखी हुई दिखती है। ये वही मीकू की फेवरेट एनीमे सीरीज की डॉल थी। इसे वो बहुत पसंद आ रही थी। ये देखकर टाट्सू खुश था, लेकिन अचानक से रायोटा गिर जाता है, जिस वजह से वो डॉल भी टूट जाती है। टाट्सू ये देखकर सबसे पहले तो रायोटा से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और जब रायोटा कहता है कि नहीं उसे चोट नहीं लगी, तो इसके बाद अब टाट्सू सोचता है कि उसे उस डॉल का करना क्या है। वो अपने घर के बैकयार्ड में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, जिस गड्ढे को अगर कोई खोद कर पता लगाना चाहे तो उसे पता भी नहीं लगे कि यहाँ पर क्या दफनाया गया है। उस डॉल को टाट्सू ने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया था। तभी वहाँ पर टाट्सू की वाइफ मीकू आ जाती है। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए वो जो सजा देना चाहे उसे दे सकती है। पर मीकू यहाँ पर उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो लोग ग्लू की मदद से उसे वापस से चिपका सकते हैं। अब ये अगले दिन की बात है। जब टाट्सू मार्केट आया हुआ था तभी उसे सामने अपना वही पुराना गैंग मेंबर मासा दिखता है। इस वक्त मासा को कुछ दूसरी गैंग के लोगों ने घेर रखा था। वो बहुत सारे थे, इस वजह से मासा कुछ कर नहीं सकता था।
लेकिन जब वो टाट्सू को वहाँ पर देखता है तो वो तुरंत ही टाट्सू के पास आकर उससे मदद मांगने लगता है। टाट्सू उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, मगर जो सामने वाली गैंग के मेंबर्स थे जब वो देखते हैं कि ये तो टाट्सू है तो वो उसे पहचान जाते हैं और यहाँ पर उस गैंग का जो लीडर था वो तुरंत ही एक लकड़ी से टाट्सू के सर पर हिट करता है, जिस वजह से टाट्सू के सर से खून निकलने लगा था। पर यहाँ पर वो शांत रहते हुए कुछ रिएक्शन नहीं करता। हम देखते हैं कि अब वो जो लीडर था वो अपने पास से चाकू निकालकर टाट्सू को हिट करने वाला था, लेकिन इतने में ही टाट्सू ने एक किताब निकालते हुए उसके चाकू और उसके अटैक दोनों को ही रोक लिया था। ये देखकर मासा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और टाट्सू को लुक को देखते हुए वो सामने वाला गैंगस्टर वहाँ से चला जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद मासा सोचता है कि क्या एक हाउस हस्बैंड होने का ये फायदा है, क्या इस तरह के रिफ्लेक्स हमें इससे सीखने को मिल सकते हैं। इस वजह से वो टाट्सू से कहता है कि वो उसे अपना डिसाइपल बना ले, जिसके बाद टाट्सू को इस चीज़ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो इसके लिए हाँ कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर टाट्सू के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर टाट्सू से एक चेयर बनाना सिखाता है। इस चीज से डिसअपॉइंट होकर मासा सोचता है कि मैंने जो सोचा था ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्या सच में मैं इस सब से एक इमोर्टल ड्रैगन की बराबरी कर सकता हूँ। वैसे हम देखते हैं कि अब टाट्सू का वेट थोड़ा बढ़ रहा था, इस वजह से अब वो अपने फ्री टाइम में कुछ एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता है। इसी तरह से आज वो एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसकी वाइफ मीकू उससे कहती है कि तुम्हारे एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका घर थोड़ा छोटा था। इस वजह से वो कहती है कि तुम्हें किसी जिम वगैरह में जाना चाहिए। अब टाट्सू जिम वगैरह तो नहीं जाता, लेकिन वो एक एक्सरसाइज वाली जगह पर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने नेबर की लेडीज से मिलता है। वो लोग भी वहाँ पर नॉर्मल डेली रूटीन की एक्सरसाइज करते हुए अपना वेट लॉस कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रेनर देना जो भी मूव्स बता रही थी, टाट्सू उसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली कर पा रहा था। ये चीज़ें देखते हुए वो जो बाकी लेडीज थी वो उससे कहती है कि तुम योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद टाट्सू वहाँ भी पहुँच जाता है। वहाँ भी जो भी आसन उन्हें बताए जा रहे थे टाट्सू उन्हें बहुत ही आराम से कर पा रहा था, क्योंकि असल में ये सारे मूव्स उसने गैंगस्टर होते हुए सीखे थे, क्योंकि फाइट के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से उसे ये सब पहले से आता था। सभी लोग उससे इम्प्रेस थे, पर टाट्सू की लुक्स की वजह से वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वैसे एक्सरसाइज और योगा खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जब टाट्सू अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ चेंजिंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो गलती से वेमेंस के चेंजिंग रूम में आ चुका है। वहाँ पर बाकी लेडीज उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे मारकर बाहर फेंक देती है। उन्हें लग रहा था कि टाट्सू उन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आया था। टाट्सू को अपनी गलती का एहसास होता और वो तुरंत ही अपना सर जमीन पर मारते हुए उनसे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि आप लोग जो सज़ा मुझे देना चाहो वो दे सकती हो। पर बाद में वो टाट्सू को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो उसे जानती थी, क्योंकि वो उसकी नेबर थी। एक दिन हम देखते हैं कि अभी मीकू की छुट्टी थी, इस वजह से वो और टाट्सू दोनों ही साथ में मॉल आए हुए थे। यहाँ पर आकर टाट्सू सबसे पहले जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी उससे पूछता है कि व्हाइट पाउडर कहाँ पर है। व्हाइट पाउडर से वो यहाँ पर कुछ और समझ गई थी, मगर बाद में मीकू बताती है कि टाट्सू डिटर्जेंट की बात कर रहा है और अब उन लोगों की वहाँ पर शॉपिंग चालू होती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि टाट्सू रोज शॉपिंग करने आता था। इस वजह से मीकू जो चीज़ें चूज कर रही थी वो टाट्सू बता रहा था कि उसमें कुछ गलती है, क्योंकि टाट्सू वहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानता है। लेकिन इस चीज़ से उसका मीकू से छोटा सा झगड़ा हो जाता है। अब आसपास के जो लोग थे वो ये देखकर बातें करने लगे थे कि शायद टाट्सू अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है उसकी मन की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि टाट्सू के लुक्स ही ऐसे थे। पर मीकू ये चीज़ समझते हुए फैसला करती है कि टाट्सू के लुक्स को वो थोड़ा चेंज करेगी, जिससे कि बाकी लोग उससे डरे नहीं। अब वो तुरंत ही टाट्सू को वहाँ से ले जाती है और कपड़े चेंज करने को कहती है। टाट्सू वहाँ पर कई तरह के कपड़े ट्राई करता है, पर वो कुछ भी पहने वो परफेक्ट गैंगस्टर ही लग रहा था। अब मीकू भी परेशान हो चुकी थी, इस वजह से टाट्सू खुद ही कुछ सोचता है और वहीं से एक एप्रन ढूंढ कर लाता है, जिस पर मीकू के फेवरेट एनीमे कैरेक्टर बने हुए थे। उन्हें पहनने के बाद टाट्सू थोड़ा कम डरावना लग रहा था, पर जब वो वहाँ से निकलता है तो बाकी लोग उसे देखकर अब डर नहीं रहे थे, पर उन्हें अब उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि टाट्सू थोड़ा फनी लग रहा था। पर फिर भी उसके लुक्स का कुछ नहीं हो सकता। मीकू कोशिश करती है कि वो उसके पोज चेंज कर सके, क्योंकि वो एक गैंगस्टर वाला पोज था, पर टाट्सू इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी अब वैसी ही हो चुकी है। एक दिन टाट्सू अपने डिसाइपल मासा को कुछ ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ मॉल लेकर आया हुआ था। वहाँ से लौटते वक्त मासा कहता है कि मुझे भूख लग रही है। इस वजह से वो एक फूड स्टॉल पर रुकते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है टाया जीरो से। असल में ये लड़का एक बहुत फेमस गैंग का मेंबर हुआ करता था और कुछ गलत काम करने की वजह से ये जेल भी जा चुका था, जिस वजह से जब वो जेल में था तब टाट्सू और उसकी गैंग की फाइट हुई। टाट्सू ने उसकी गैंग को हरा दिया और उसके बाद से उसकी गैंग डिस्ट्रॉय हो गई। इस वजह से जब वो टाट्सू को देखता है तो उस पर भड़क जाता है और अभी उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। ये लड़ाई फिजिकल फाइट नहीं बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन था। दोनों ही अपनी पूरी मेहनत करके एक एक डिश तैयार करते हैं
और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की थी, इसीलिए अब वो उसकी एक फ़ोटो खींचते हैं और इंस्टाग्राम पर डालते हैं और इंतज़ार करते हैं कि किसकी फ़ोटो पर सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं। पूरा दिन बीत जाता और आखिर में टाट्सू की फ़ोटो पर एक लाइक आ चुका था, जिस वजह से टाट्सू ने उस पूरे कॉम्पिटिशन को जीत लिया था। एक दिन की बात है, जब मीकू की छुट्टी थी तब वो डिसाइड करती है कि आज वो लोग एक गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे और इसके बाद वो दोनों एक शोरूम पर पहुंचते हैं। वहाँ पर कई सारी कार थी। मीकू बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश कार देख रही थी जो कि उसके हस्बैंड पर शूट करे, लेकिन टाट्सू को तो वो सारी कारें पसंद ही नहीं आ रही थी और आखिर में उसे एक टेम्पो टाइप की कार पसंद आती है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे और पीछे एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर वो शॉपिंग कर बहुत सारी चीज़ें ला सकता था। इस वजह से उसे तो वो बहुत पसंद आई थी, पर मीकू को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी खराब लग रही थी। अब जो वहाँ पर लड़की उन्हें कार दिखा रही थी, वो लड़की उन्हें एक दूसरी कार दिखाती है जो कि उनके दोनों की मन की थी। उसमें बहुत सारी जगह थी जहाँ टाट्सू सामान रख सकता था और वो थोड़ी आई कैचिंग भी थी, मतलब वो देखने में भी थोड़ी ठीक थी और उसका रेट भी ठीक था। अब उसका टेस्ट ड्राइव करने से पहले टाट्सू सबसे पहले उसके गेट कांच वगैरह चेक करता है कि अगर उन पर कोई हमला हो जाए तो क्या ये कार उन्हें बचा पाएगी या नहीं। और सारी चेकिंग करने के बाद टाट्सू अब उस कार को चलाने की कोशिश कर रहा था। जहां सामने एक ट्रैफिक हवलदार आता है तो यहाँ पर टाट्सू को लगता है कि शायद वो उसकी तरफ गोली चलाने वाला है। उसे लग रहा था कि ये कोई असैसियन है, पर यह सिर्फ उसका वहम था क्योंकि वो पहले गैंगस्टर हुआ करता था। इस वजह से उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला हो। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। टाट्सू को लगता है कि ये ओल्ड मैन अभी इनकी तरफ मिसाइल चलाने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टाट्सू सोचता है कि मैं फालतू में कार लेने यहाँ पर आया, अगर मैंने सच में एक कार ले ली तो सड़क पर जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं यही सोचता रहूँगा। इस वजह से वो दोनों ही कार लेने के प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। एक दिन टाट्सू के पास कुछ काम नहीं था तो इसीलिए वो अभी मासा के घर पर आया हुआ था, लेकिन जब वो उसके घर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े देखता है जिन पर बहुत ही ज़्यादा दाग लगे हुए थे। यहाँ पर मासा बताता है कि उसने लगभग 1 महीने से अपने कपड़े नहीं धोए। टाट्सू से उन कपड़ों को धोने की कहता है, जिसके बाद मासा सारे कपड़े उठाकर सीधा ही वॉशिंग मशीन में डालने लगा था। टाट्सू उसे हिट करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, और फिर इसके बाद वो उसे समझाता है कि किस प्रकार से कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और जिन कपड़ों पर दाग होते हैं उन्हें हटाया जाता है जिससे कि वो दाग बाकी के कपड़ों में ना मिले, और कौन सा कपड़ा किसके साथ धोना है वो ये भी उसे सिखाता है। अब इस पूरे लेसन के बाद मासा ट्रेन हो चुका था कि आखिर उसे अपने कपड़े कैसे धोने हैं। एक दिन हम देखते हैं कि मीकू टाट्सू से कहती है कि उनके घर पर कई सारी चीजें पड़ी हुई है जो कि अब उनके काम की नहीं, पर वो अच्छी है, इस वजह से टाट्सू को उन्हें रीसेल कर देना चाहिए। टाट्सू तुरंत ही सारी चीज़ों को लेकर जाता है एक मार्केट में जहाँ पर सभी रीसेलिंग का काम करते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद टाट्सू जब सामान बेच रहा था तो वो एक भी सामान बेच नहीं पाता क्योंकि उसके लुक्स को देखते हुए कोई भी उसके पास ही नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कि तभी वहाँ उस मार्केट के अंदर कुछ नॉर्मल गली के गुंडे आते हैं और सभी से हफ्ता वसूली करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर शॉप लगाने का तुम्हें किराया देना होगा। अब कुछ देर के बाद वो टाट्सू के पास भी आते हैं। टाट्सू लड़ने के मूड में नहीं था, इस वजह से वो मान जाता है, पर उसके लुक्स को देखते हुए उन गुंडों का जो लीडर था वो यहाँ पर बहुत डर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। बाद में टाट्सू उससे कहता है कि क्या हम थोड़ा कॉर्नर में जाकर बात कर सकते हैं। तो अब वो आदमी डरते हुए टाट्सू के साथ जाता और उसे लग रहा था कि अब वो उसे मारने वाला है, पर वहाँ पर आने के बाद टाट्सू से कुछ अपने गैजेट में से एक गैजेट चुनने को कहता है। असल में टाट्सू से वो देने वाला था क्योंकि टाट्सू के पास पैसे नहीं थे, पर यहाँ पर उस आदमी को लग रहा था कि मैं जो भी इससे चुनूंगा टाट्सू उससे ही मुझे मारेगा, इस वजह से वो डर रहा था और इसीलिए वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। पर इस दौरान वो गिर गया था और वहीं पर बेहोश हो गया था, इस वजह से टाट्सू कुछ गैजेट्स को वहाँ पर रख देता है एज अ पेमेंट। वैसे एक दिन जब टाट्सू अपने घर पर नॉर्मली अपने पेड़ों को पानी दे रहा था तो दूर से कुछ पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं। वो दोनों यहाँ पर टाट्सू को बहुत दूर से देख रहे थे, इस वजह से उन्हें वो प्लांट दिखता नहीं। उन्हें लग रहा था कि टाट्सू किसी इलीगल प्लांट को उगा रहा है क्योंकि वो प्लांट बहुत ही छुपा हुआ रखा था। टाट्सू उसमें पानी डालने के बाद अपने गैंगस्टर के अंदाज में एक गैंगस्टर टाइप सूटकेस लेकर वहाँ से निकलता है, जिससे वो लोग समझते हैं कि टाट्सू जरूर कुछ इलीगल काम कर रहा है और इसलिए वो तुरंत ही उसका पीछा करते हैं। कुछ देर के बाद जब टाट्सू रुकता है तो यहाँ पर उसके सामने मासा था। वो खुद एक गैंगस्टर है, इसीलिए वो गैंगस्टर की तरह ही लगता है। टाट्सू उसे वो सूटकेस देता है और यहाँ पर मासा उसे कुछ पेपर दे रहा था, तो वो लोग समझते हैं कि इस पेपर में पैसे हैं और सूटकेस में ज़रूर कुछ इलीगल चीज़ है। वो फिर से उन दोनों का पीछा करते हैं जिससे कि वो परफेक्ट एविडेंस जमा कर सके, मगर वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि असल में टाट्सू और मासा दोनों ही एक ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उस पेपर में शायद कुछ पैसे ही थे और सूटकेस के अंदर सजावट का सामान था। साथ ही साथ यहाँ पर वो गिफ्ट के तौर पर टाट्सू उसी पेड़ की वो लीव्स लेकर आया था क्योंकि वो पेड़ कोई इलीगल नहीं बल्कि एक मेडिसिन प्लांट था। वैसे हम देखते हैं कि वो जो गुंडा जो कि टाट्सू से वसूली करने के लिए आया था और बाद में डर गया था,
वो टाट्सू से हार कर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने में अपना टाइम गुजारता है जिससे कि वो और स्ट्रांग बन सके। लेकिन जब वो टाट्सू के सामने फिर से आया था, वो फिर से डर जाता है और वो समझ जाता है कि टाट्सू के लिए उसका डर कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी दिन हम देखते हैं कि अभी टाट्सू वॉलीबॉल खेलने के लिए जा रहा था। असल में उसे अपना वेट कम करना था, इस वजह से उसने एक्सरसाइज और योगा क्लास के अलावा वॉलीबॉल खेलना भी चालू किया था। यहाँ पर अभी वो नॉर्मली प्रैक्टिस ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जिनसे उनका बैटल होने वाला था। मगर उन्हें पता नहीं था कि ये जो सामने का ग्रुप है ये असली एक गैंगस्टर का ग्रुप है। यह है बियर गैंग। यहाँ पर टाट्सू उन्हें पहचानता था, पर इस चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होता है और गेम बहुत ही डिफ़िकल्ट था और टाट्सू उस लेडीज़ की टीम में था और उन लेडीज़ को ज़्यादा अच्छे से ये गेम आता नहीं था, इस वजह से वो लोग हार जाते हैं। टाट्सू दुखी था, पर वो बियर गैंग का लीडर टाट्सू के पास आता है और उससे हाथ मिलाकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला। और यहाँ पर फिर वो दोनों ही ग्रुप साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। उस दिन जब टाट्सू वहाँ से वापस घर लौटते वक्त कुछ चीज़ें खरीद रहा था तो यहाँ उसकी वाइफ भी अपनी ऑफिस से आ जाती है। वो देखती है कि टाट्सू कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहा है और इसके बाद जब वो टाट्सू के साथ जा रही थी तो वो देखती है कि टाट्सू एक शॉप पर रुका है। वहाँ पर शॉप ऑनर उससे कुछ बात कर रहा है, मगर मीकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे होंगे। बाद में जब वो टाट्सू से इस बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि असल में वो स्टैंप कलेक्ट करने के लिए बार्गेनिंग कर रहा था। असल में मार्केट का एक नया सिस्टम चालू हुआ है कि सभी शॉप पर कुछ हद तक चीज़ें खरीदने पर उन्हें कुछ स्टैंप मिलेगी। बाद में टाट्सू से वो स्टैंप वाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर उस स्टैंप को जमा करा के वो लोग स्पिन व्हील खेल सकते हैं। उन्हें बस एक सर्कल घुमाना है और उसके अंदर से कुछ बॉल या फिर कुछ उसी तरह की चीज़ें निकलेगी और उसके हिसाब से उन्हें कुछ रिकॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट पे हवाई की ट्रिप थी जो कि मीकू को चाहिए थी क्योंकि उसे हवाई घूमना है। सेकंड पर टीवी थी और वो भी मीकू को पसंद थी, तो अगर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आती है तो वो खुद को लकी समझेगी। और थर्ड पे था एक वैक्यूम क्लीनर जो कि टाट्सू को चाहिए था। अब जब वो उस व्हील को घुमाते हैं तो उसके अंदर से उन्हें फिफ्थ प्राइज मिलता है जो कि सिर्फ एक सॉफ्ट टॉय था, पर मीकू को वो पसंद था क्योंकि वो एक फेमस सीरीज का था। इस वजह से टाट्सू खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मेरे स्टैम्प कलेक्ट करने का कुछ तो फायदा हुआ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज मीकू की छुट्टी थी, तभी उसे कॉल आता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। मीकू टाट्सू से कहती है कि तुम उनके सामने थोड़ा गैंगस्टर एटीट्यूड को कम रखना जिससे कि वो थोड़ा वियर्ड फील ना करे। टाट्सू कहता है कि हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो टाट्सू यहाँ पर उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। उसने उनके लिए चाय खाना वगैरह सब तैयार कर लिया था। ये सब चीज़ें देखकर मीकू की जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो टाट्सू से इन सब की रेसिपी भी पूछती है। यहाँ पर जो मीकू के फादर थे वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो टाट्सू से किस तरह से बात करे, पर वो कुछ टॉपिक निकालते हैं जिन टॉपिक को टाट्सू समझ नहीं पाता, इसीलिए सिचुएशन थोड़ी और वियर्ड हो जाती है। बाद में उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो टाट्सू के साथ पास के एक ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पर कैच खेलेंगे जिससे कि उनके बीच बातचीत हो सके। और असल में मीकू के फादर का कोई लड़का नहीं है, इस वजह से वो हमेशा चाहते थे कि अगर उनका कोई लड़का होता तो वो उसके साथ कैच खेलते। वो टाट्सू को लेकर जाते और उसके साथ ये गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो बॉल थ्रो कर रहे थे तो टाट्सू बॉल कैच करते हुए भाग कर आता है और वापस बॉल लौटाता है। उसे नहीं पता था कि ये गेम कैसे खेलते हैं और बहुत देर के बाद भी जब टाट्सू समझ नहीं पा रहा था तो फिर मीकू के फादर उसे खुद बताते हैं कि ये गेम कैसे खेला जाता है। अगली बार टाट्सू बहुत ही पावर के साथ गलती से उस बॉल को थ्रो कर देता है और उस बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसकी वजह से मीकू के फादर सीधे जाकर पीछे एक पेड़ से टकराते हैं। मगर यहाँ पर वो गुस्सा नहीं बल्कि टाट्सू से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। हम देखते हैं कि एक दिन टाट्सू को एक काम मिलता है। असल में उसे सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर कुछ बच्चों को कुछ गिफ्ट देने थे। टाट्सू वैसा ही करता है। वैसे टाट्सू एक गैंगस्टर है, इस वजह से वो थोड़ा डरावना लग रहा था। बच्चे उसे देखकर डर तो रहे थे, पर बाद में जब वो टाट्सू को अच्छे से जानते हैं तो वो उससे डरना बंद कर देते हैं। टाट्सू उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाता है और एट द एंड टाट्सू समझ चुका था कि वो बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है। इसका मतलब अगर वो किसी दुकान पर काम करे तो वो कस्टमर्स को भी संभाल पाएगा। इस वजह से वो फैसला करता है कि उसे एक जॉब चाहिए जिससे कुछ ना कुछ पैसे भी आ जाएंगे और वैसे भी वो पूरा दिन फ्री ही तो रहता है और इसीलिए वो एक कैफ़े ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर जाने के बाद आज उसका पहला ही दिन था कि हम देखते हैं कि वहाँ दो गैंगस्टर आए हुए थे और टाट्सू जब वहाँ पर आता है तो वो गैंगस्टर उसे देखकर यही सोचते हैं कि वो लोग भले ही गैंगस्टर हैं लेकिन असली गैंगस्टर तो ये वेटर दिखता है। और वो लोग तो तब ज़्यादा शौक होते हैं जब टाट्सू उनके लिए एक गैंगस्टर स्टाइल में कॉफ़ी क्रिएट करता है। वो उन्हें कॉफ़ी देता है और वो जो यंग गैंगस्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था उससे और टाट्सू की वो तारीफ़ करने लगा था। पर उसके साथ जो ओल्ड वाला गैंगस्टर था वो उसे समझाता है कि नहीं, गैंगस्टर होने के बाद तुम्हें अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तुम इस तरह से किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो टाट्सू खाना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से सजाते हुए लाता है
और जब वो ओल्ड गैंगस्टर अपने लिए एक ड्रिंक मांगता है तो टाट्सू उसे भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से लेकर आता है। ये चीज़ देखकर वो ओल्ड गैंगस्टर भी बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो चुका था। वो बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू देते हुए वहाँ से जाते हैं। टाट्सू की जब ये ड्यूटी पूरी होती है तो उसे आज की पेमेंट मिलती है और अब उसे रोज इतनी पेमेंट मिल जाती थी कि फाइनली वो मीकू के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकता था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि मीकू दिन भर काम करते हुए थक जाती थी। इस वजह से टाट्सू उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि मसाज वगैरह। सब कुछ जो काम वो खुद कर सकता था वो खुद से करता है। और कुछ चीज़ों के लिए उसने कुछ मशीनें मीकू को गिफ्ट के लिए खरीदी थी। लेकिन इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट होते हुए देखकर मीकू थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी। इस वजह से वो इसे इग्नोर करती है। लेकिन बाद में टाट्सू सोचता है कि अगर मीकू इस चीज़ को इग्नोर कर रही है तो क्यों ना वो खुद ही इसका फ़ायदा उठाएं। वैसे अब अगले ही दिन की बात थी। हम देखते हैं कि टाट्सू अभी मॉल आया हुआ था। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बहुत ही पुरानी गैंग की एक गैंग लीडर से। उसका नाम विक्टोरिया था और अब ये भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। ये भी एक हाउस वाइफ है और यहाँ इस मॉल में काम करती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे क्योंकि वो दोनों ही पहले बहुत ही ज़्यादा मशहूर गैंगस्टर हुआ करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने अभी नया नया काम चालू किया है। इस वजह से वो इस काम में थोड़ी सी वीक थी, पर टाट्सू उसकी मदद करता है, जिसे विक्टोरिया हेल्प की तरह नहीं देख रही थी। वैसे बाद में जब टाट्सू सामान लेकर वहाँ पर चेकआउट करता है, मतलब कि जब बिल बनाने की बारी आती है, तो विक्टोरिया यहाँ पर बिल में कुछ मिस्टेक कर देती है। टाट्सू से वो मिस्टेक बताता है, लेकिन विक्टोरिया की गैंग मेंबर वहां पर आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। पर जब उन्हें पता चलता है कि असल में गलती विक्टोरिया से हुई है तो वो सभी लोग वहां टाट्सू से माफी मांगते हैं। वैसे अब टाट्सू वहां से सीधा घर की तरफ निकल चुका था और हम देखते हैं कि अभी वो घर नहीं पहुंचा था, मगर मीकू घर वापस आ चुकी है और यहाँ पर टाट्सू का वो गैंग मेंबर दोस्त मासा वहीं पर था। हमें पता चलता है कि टाट्सू का बर्थडे आज ही है। वो टाट्सू का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे और साथ ही उसे सरप्राइज देने का भी सोच रहे थे। इस वजह से यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से तैयार थे सामान लेकर पूरे घर को सजाने के लिए, पर उनसे ये चीज होती नहीं। वैसे भी मीकू एक वर्कर है, इस वजह से वो काम में बिजी रहने की वजह से उसे ये सब चीजें नहीं आती और मासा एक गैंगस्टर था, इस वजह से अभी तक उसने ये सब सीखा ही नहीं है। वो लोग खाना रेडी करते हैं, यहाँ तक कि केक बनाने की भी कोशिश करते हैं, पर किसी भी चीज में वो कामयाब नहीं हुए थे। बाद में जब उन्होंने पूरा घर तहस नहस कर दिया तब टाट्सू लौटता है। वो घर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। घर की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उसके बाद अब सारा काम उसे ही संभालना पड़ता। वो खुद के बर्थडे के लिए खुद सजावट करता है और साथ ही साथ केक भी खुद ही बनाता है। बस बर्थडे सॉन्ग उसे नहीं गाना पड़ा था। हम देखते हैं कि अभी उसे गिफ्ट देने की बारी आती है। यहाँ पर मीकू उसके लिए एक नेकलेस लेकर आई थी और मासा उसके लिए एक सन ग्लास लेकर आया था, जो कि दोनों ही उसके ऊपर शूट कर रहे थे। एक दिन टाट्सू का पुरानी गैंग का बॉस उससे मिलने आता है। वो उसे एक पार्क में लेकर जाता है क्योंकि उसे उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी थी। टाट्सू भी उसके साथ गया था। वैसे वहां पर पहुंचकर टाट्सू देखता है कि उसके जो बॉस हैं उनके कपड़ों पर कुछ बाल लगे हुए थे। ये उनके डॉग के बाल थे। टाट्सू उन्हें साफ कर देता है, जिसके लिए उसके बॉस उसे थैंक यू भी कहते हैं। यहाँ पर अभी बॉस का डॉग भी उनके साथ आया था क्योंकि वो एक डॉग लवर है। टाट्सू उसके लिए एक स्वेटर भी बनाता है, जिस चीज पर उसके बॉस बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं। वैसे अब वो बताने ही वाले थे कि यहाँ पर टाट्सू को वो किस लिए लेकर आए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाट्सू के आसपास के कुछ पड़ोसी आ जाते हैं और वो वहाँ पर उसके बॉस के डॉगी को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही पतला है, क्या आप इसे अच्छा खाना नहीं खिलाते। वैसे इतना सुनते ही टाट्सू ने तुरंत ही बहुत ही बढ़िया लेवल का खाना तैयार करना शुरू कर दिया था और वो डॉग को खाना खिलाता है। हम देखते हैं कि इस चीज पर बॉस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, साथ ही साथ उसके पड़ोसी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वैसे उसका बॉस अभी सोच रहा था कि वो जिस काम के लिए टाट्सू को कहने आया था वो ये ना ही कहे तो ही अच्छा है, क्योंकि टाट्सू अपनी लाइफ इसी तरह से बहुत अच्छे से गुजार रहा है। ऐसे में उसे फिर से इस तरह के कामों में लेकर आना गलत होगा। इस वजह से यहाँ पर वो जो कहने आया था वो बिना कहे ही वहाँ से वापस चला जाता है। एक दिन की बात है, उस दिन मीकू की छुट्टी थी। इस वजह से टाट्सू और मीकू दोनों साथ में मॉल आए हुए थे और यहाँ पर आकर मीकू को पता चलता है कि उसके फेवरेट एनीमे सीरीज के कैरेक्टर अभी एक फाइटिंग सीन यहाँ मॉल के बीच में कर रहे हैं। असल में ऐसा वो प्रमोशन को लेकर कर रहे थे, जिससे कि जो बच्चे उनका शो देखते हैं वो यहाँ एंजॉय कर सके। साथ ही साथ इस चीज़ से उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती। तो यहाँ पर आकर वो कह रहे थे कि हम किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे इस पूरे नाटक के लिए, सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। अब मीकू उन एनीमे कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही हाथों को ऊपर कर सकते थे। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी और टाट्सू से ये चीज़ें देखी नहीं जाती और वो तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर लेता है। वैसे टाट्सू कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सेलेक्ट कर लिया गया था क्योंकि टाट्सू बिल्कुल गैंगस्टर टाइप दिखता है। इस वजह से सामने उन लोगों की पब्लिसिटी और अच्छे से हो सकती है, इसीलिए वो उसे बुला लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाट्सू के लुक्स को देखकर लग रहा था कि यही विलेन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर विलेन कोई नॉर्मल सा दिखने वाला ही लड़का था।
अब वो विलेन जब उन मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए आता है तभी टाट्सू लड़ाई रोक देता है। वो कहता है कि लड़ने से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला, उन्हें बैठकर बात करके ये सब सुलझा लेना चाहिए। इसके बाद वो एक कपड़ा बिछाते हुए दोनों के लिए चाय सर्व करता है और कहता है कि चाय पियो और लड़ाई भूल जाओ। ये चीज़ देखकर वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। वैसे तो उन्होंने जैसा स्क्रिप्ट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ी भीड़ जमा हो रही थी क्योंकि ये बिल्कुल अलग था। इस वजह से उनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग दोनों अच्छी तरह से हुई थी। बाद में इसी चीज़ के चलते मीकू को भी अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के साथ फोटो खिंचाने को मिल जाती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि टाट्सू के दोस्त मासा ने एक नया माइक्रोवेव ओवन खरीदा था। ये बिल्कुल नया था, इस वजह से इसके फीचर उसके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए वो इसके लिए टाट्सू को वहाँ पर बुलाता है। टाट्सू वहाँ पर आकर जब उसे देखता है तो वो भी हैरान था क्योंकि ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का माइक्रोवेव ओवन था। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि हम खाना बनाकर इसे चलाना सीखेंगे। जिसके बाद वो लग गए थे खाना बनाने में। टाट्सू अपना ब्रीफकेस खोलता है और ब्रेड निकालता है। वो लोग यहाँ पर ब्रेड बनाने वाले थे। सब चीज़ें तैयार करने के बाद जब टाट्सू एक राइस पेपर लेने के लिए मासा को भेजता है तो मासा गलती से माइक्रोवेव ओवन को नीचे गिरा देता है। उन दोनों को लग रहा था कि ये तो टूट गया, लेकिन टाट्सू उसे चेक करता है तो वो चल रहा था। जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और ब्रेड तैयार करके माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं। और उनकी 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसके अंदर से वो ब्रेड बियर की शेप में बनकर बाहर आ गया था। वो दोनों ही उसे खाकर एंजॉय करने वाले थे, लेकिन फिर से प्लान बिगड़ जाता है और गलती से वो पूरा ब्रेड टाट्सू के मुंह पर गिर जाता है। वैसे ही एक दिन जब मीकू की छुट्टी थी तभी उसे न्यूज़पेपर के अंदर से एक अम्यूजमेंट पार्क की टिकट मिलती है जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकती थी। वैसे उसकी फैमिली तो बस टाट्सू ही है, इस वजह से वो टाट्सू के साथ वहां जाने का फैसला करती है। मगर उसमें लिखा हुआ था कि ये अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन मीकू वहां पर जाना चाहती थी, इस वजह से टाट्सू उसके लिए हाँ कर देता है। वो दोनों वहां पर पहुंचते और बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे वहां पर हर चीज़ बिल्कुल बच्चों के लिए ही थी। जब वहाँ पर मीकू को भूख लगती है तो टाट्सू बताता है कि यहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। इस वजह से वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था और उसने बहुत सारा खाना अपने साथ रख लिया था। खाना खाते वक्त मीकू टाट्सू से सॉरी कहते हुए ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ कि ये जगह बच्चों के लिए है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ पर लेकर आना नहीं चाहिए था। लेकिन इस चीज़ पर टाट्सू कहता है कि नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ, इस वजह से मैं कभी ऐसी जगह पर घूमने के लिए नहीं गया, बल्कि मैं तो इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। वो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ की हर एक राइड को एंजॉय करें। बस उसकी ये कहने की देर थी कि तभी मौसम खराब होने लगता है और वहाँ पर पानी गिरने लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब पानी नहीं रुका था तो वो वापस घर के लिए लौट आते हैं और दोनों के मुंह उतरे हुए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो एक बीच पर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज मौसम उनका साथ दे रहा था। वो वहाँ पर बहुत सारे गेम खेलते हैं और इसके बाद बैठकर वाटरमेलन खाने लगते हैं। लेकिन वाटरमेलन खाते वक्त ही अचानक से एक बहुत बड़ी सी बॉल सीधा आकर टाट्सू के चेहरे पर लगती है। ये वॉलीबॉल थी और अभी ये बॉल असल में उस बियर गैंग के लीडर की तरफ से आई थी। वो गेम खेल रहा था और उनसे ये गलती से हुआ था। लेकिन जब वो टाट्सू को देखता है तो वो उसे पहचान जाता और वो उसे बताता है कि कैसे उसकी टीम ने टाट्सू की टीम को वॉलीबॉल के मैच में हराया था। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम कभी रीमैच करना चाहो तो मुझे बुला सकते हो, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। अब ये बात सुनकर मीकू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही टाट्सू पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें इसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अभी मैच करना चाहिए। अब टाट्सू बात मान लेता है। इसके बाद उनमें वॉलीबॉल का गेम चालू होता है। हम देखते हैं कि दोनों ही टीम पूरी लगन से इस गेम को खेल रही थी और दोनों के ही स्कोर बिल्कुल बराबरी पर चल रहे थे। तभी वो बियर गैंग का लीडर बहुत ही तेजी से उस बॉल को मीकू की तरफ फेंकता है। लेकिन यहाँ टाट्सू जानता था कि मीकू उस बॉल को नहीं रोक पाएगी, इसीलिए उस बॉल के सामने आकर उसने मीकू को बचा लिया था। बॉल अभी तक नीचे गिरी नहीं थी। मीकू आगे बढ़कर बॉल को दूसरी तरफ फेंक देती है। तभी वो बियर गैंग का लीडर फिर से उस बॉल को इस तरफ फेंकने वाला था, लेकिन यहाँ टाट्सू मीकू को उछालते हुए उस बॉल को सीधा वहाँ सामने ग्राउंड की तरफ नीचे मारने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से टाट्सू और मीकू की कॉम्बिनेशन की टीम जीत चुकी थी। वो बियर गैंग का लीडर भी ये चीज देखकर हैरान था और वो भी इनकी तारीफ कर रहा था। अब एक दिन की बात है, हम सिटी में देखते हैं कि टायाजीरो अपना फूड स्टॉल बहुत ही अच्छे से चला रहा था, लेकिन वो कुछ भी क्यों ना बनाकर बेच ले, वो चल ही नहीं रहा था क्योंकि वो ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा है। जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा था एक टोपा जीरो नाम की ड्रिंक का। अब लेकिन टायाजीरो को वो बनानी ही नहीं आती थी। इस वजह से वो पता लगाता है कि वो ये कहाँ से सीख सकता है। उसे पता लगता है कि टाट्सू से बढ़िया उस ड्रिंक को कोई नहीं बना सकता और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो टाट्सू के पास जाकर उससे हेल्प मांग सके। लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस चलाने के लिए वो ऐसा करता है और टाट्सू के पास पहुंच जाता है।
टाटसू उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद वो पहुंच जाते हैं उस स्ट्रीट के सबसे मिस्टीरियस पर्सन के पास। वहां पहुंचने के बाद वो उन्हें उस जगह का नाम बताता है जहां पर उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। वो तुरंत उस जगह के लिए निकल चुके थे। बाद में टायाजीरो को पता चलता है कि वो लोग एक मामूली सी रेसिपी वाली दुकान पर आ चुके थे जहां पर हर चीजें बनाने की विधि लिखी हुई थी। तो उन्हें किताब मिलती है जिसमें वो टोपाजीरो नाम की ड्रिंक थी। वो उसे देखते हैं और दोनों मिलकर उसे बनाना चालू करते हैं। अब जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो वो उन्हें सेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग उनके स्टॉल को देखते हुए जाते उनके लुक्स को देखकर डर जाते और कोई भी वहाँ पर आ नहीं रहा था। और बहुत देर के बाद यानी कि घंटों मेहनत के बाद कुछ गैंगस्टर वहाँ पर आकर 6 कप टोपाजीरो ड्रिंक को खरीदते हैं। वैसे एक दिन हम देखते हैं कि रात के टाइम पर अचानक मीकू की नींद खुलती है। वो देखती है कि टाटसू कुछ काम कर रहा है। वैसे आधी रात वो क्या कर रहा है ये देखकर वो भी शॉक थी। और जब वो उससे पूछती है तो टाटसू बताता है कि कल के दिनों से कुछ किंडरगार्टन के बच्चों को एक स्टोरी सुनाने का उसे काम मिला है और इसीलिए वो खुद से एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है। ये देखकर मीकू उससे काफ़ी इम्प्रेस थी। और अगले दिन हम देखते हैं कि टाटसू स्कूल पहुंचता है। वहां पर आकर वो पहले तो उन पेपर्स को जमा लेता है जिस पर उसने स्टोरी बनाई थी। स्टोरी चालू होती है और स्टोरी एक मोमो टारो नाम के लड़के की है। वैसे ये कहानी जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, पर यहाँ पर टाटसू ने इसे अपने ही अंदाज में बनाया था। वो बताता है कि बहुत टाइम पहले एक गाँव में एक बॉस और एक बॉस लेडी रहती थी। वो आराम से अपना जीवन काट रहे थे। बॉस जाकर लकड़ी काट कर लाता जिससे कि वो नॉर्मली जी सके और बॉस लेडी जंगल से फल और सब्जियां लेकर आती। एक दिन उसे बड़ा सा बीच नाम का फल मिलता है जिसके अंदर से एक बच्चा निकलता है। उस बच्चे का नाम वो मोमो टारो रखते हैं और देखते ही देखते बहुत कम टाइम में वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका था। अक्सर उनके गाँव में डीमंस का हमला होता था, तो वो बच्चा फैसला करता है कि वो उन डीमंस को हराएगा। और जब उसके पास इतनी पावर आ जाती है तो वो डीमन से लड़ना शुरू करता है। एक एक करके उसने पूरे डीमन क्लैन को खत्म कर दिया था। टाटसू यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग में कहने वाला था कि मोमोटारो ने आखिरी में सभी डीमंस को मार दिया, लेकिन टीचर्स बच्चों को देखते हुए स्टोरी को थोड़ा घुमा देते हैं और कहते हैं कि जब डीमंस ने मोमोटारो से माफ़ी मांगी तो मोमोटारो ने उन्हें माफ़ कर दिया। एंडिंग अलग थी पर बच्चों के लिए यही सही थी। वैसे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अभी टाटसू एक कैफ़े में आया था जहाँ पर उसकी सभी पड़ोसी हाउसवाइफ उसके साथ थी। वो टाटसू से पूछ रही थी कि आखिर शादी होने के पहले टाटसू क्या किया करता था, जिस पर वो बताता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गैंगस्टर था। यहाँ पर वो सारे काम गिनाना चालू करता है जो उसने गैंगस्टर होते हुए किए थे, लेकिन वो काम इस तरह के थे कि वो सब उस पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ये मजाक में ये सब कह रहा है। वैसे तभी वहाँ पर मीकू का कॉल आता है। टाटसू ने फ़ोन को स्पीकर पर नहीं रखा था, इस वजह से वो लेडीज़ को सिर्फ टाटसू की बातें सुनाई पड़ रही थी। यहाँ पर मीकू कह रही थी कि उसे नूडल्स बनाने हैं, लेकिन टाटसू उसे इस तरह से जवाब दे रहा था कि वो लेडीज़ कुछ गलत समझ लेती है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर सच में वो किसी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा है। टाटसू कहता है कि हाँ, तुम्हारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद अब जब वो बाहर आते हैं तो उन लेडीज़ से रहा नहीं जाता। वो टाटसू से पूछती है कि आखिर मीकू क्या कह रही थी। इस पर टाटसू भी उन्हें डायरेक्ट नहीं बताता कि वो नूडल्स बनाने को कह रही थी। वो बातों को थोड़ा घुमाते हुए कहता है कि उसने मुझे बहुत ज़रूरी काम दिया है और अगर मैंने ये जल्दी नहीं किया तो शायद अच्छा नहीं होगा, इस वजह से मुझे चलना चाहिए। ये देखकर वो लेडीज और भी ज़्यादा डर जाती है। एक दिन हम देखते हैं कि टाटसू मार्केट गया हुआ था, तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही फेमस गैंग के मेंबर गोड़ा से होती है। टाटसू को लग रहा था कि गोड़ा शायद उससे फाइट करेगा, लेकिन यहाँ पर गोड़ा तुरंत ही अपना माइक निकाल लेता और टाटसू को एक रैप बैटल के लिए चैलेंज करता है। और इसके बाद वो टाटसू की बेइज्जती करते हुए एक गाना भी गाता है। टाटसू भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता और तुरंत ही माइक लेते हुए अब गोड़ा की बेइज्जती करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर वो जो कह रहा था उस वजह से गोड़ा बहुत ही डीमोटिवेट हो गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन बाद में टाटसू को लगता है कि हाँ, सच में वो वाइफ के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही गलत वे में चला गया। इस वजह से वो बाद में गोड़ा से माफ़ी भी मांगता है और उससे कहता है कि अगर हम एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे तो इसमें दोनों को ही बुरा लगेगा, इसीलिए वो किसी तीसरी चीज़ को चुनते हैं। यहाँ पर उन्होंने चुना था पास में ही एक दुकान के खाने को। इसके बाद टाटसू फिर से रैप करना स्टार्ट करता है और वहाँ हम देखते हैं कि उस दुकान का मालिक बाहर आ गया था। जब वो अपने खाने की बुराई सुनता है तो वो टाटसू को मारने लगता है, लेकिन इसके बाद अब गोड़ा की बारी थी और वो भी गाना चालू करता है। लेकिन बाद में अब उस शॉप के ऑनर ने ही माइक उठा लिया था और वो खुद भी गाना गाने लगा था, जिस वजह से ये लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन की बात है, मीकू को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था और अब वो अगले दिन ही लौट कर आने वाली थी। इस वजह से वो पूरे दिन के लिए टाटसू को ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। टाटसू इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे घर का सारा काम करना नहीं पड़ेगा। वो जो ब्लैंकेट हर रोज धोता था उन पर वो बस सेंट लगा कर रख देता है जिससे कि वो धुले हुए दिखे।
कपड़े उसने धो दिए थे पर वो उन्हें जमा कर नहीं रखता क्योंकि उसे ये करना पसंद ही नहीं था। बाद में वो घर का खाना नहीं बल्कि बाहर से नूडल्स लेकर आता है। आज वो रेस्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर उसका दोस्त मासा आ जाता है। वो उसे बताता है कि आज फाइनली वो कई सालों बाद एक परफेक्ट वेकेशन पर है और आज वो आराम करेगा। लेकिन इस पर मासा कहता है कि तुम इसे आराम कहते हो, अगर तुम्हें सच में चिल करना है तो हमें बाहर चलना चाहिए। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं। वो टाट्सू के पड़ोसी को भी बुला लेते हैं और यहाँ पर अब वो खेलना चालू करते हैं। खेलने के बाद टाट्सू के लिए मासा एक वीडियो गेम भी लाता है, वो उसे भी खेलते हैं और इसके बाद अब दोपहर हो गई थी इसलिए वो सोना चालू करते हैं। जहाँ पर मासा को तो तुरंत ही नींद आ जाती है, लेकिन टाट्सू को नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसे काम करना चाहिए क्योंकि उसकी अब ये डेली हैबिट बन चुकी है। वो तुरंत ही खड़ा होता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मासा तुरंत ही बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह उठकर उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अपना वेकेशन पूरा करना होगा। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन तुम ऐसे बीच में हार नहीं मान सकते। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अभी वहाँ उनकी सिटी में एक हैलोवीन कंपटीशन होने वाला था। इसमें पहले प्राइज के तौर पर एक ट्रिप है, दूसरे प्राइज के तौर पर सभी को जो भी उसमें जीतता है उसे पूरे 1 साल के लिए फ्री में चावल दिए जाएंगे। ये देखकर टाट्सू बहुत ही ज्यादा खुश था और इस कंपटीशन में वो हिस्सा लेना चाहता था। अब इसके लिए मीकू भी तैयार थी। वो दोनों वहां पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग थे, जैसे कि यहाँ पर मासा भी आया हुआ था, साथ ही साथ टायाजीरो भी था और वो लेडी गैंगस्टर भी थी जो कि टाट्सू को मॉल में मिली थी। ये सभी अपने अपने कॉस्ट्यूम लेकर तैयार थे। सबसे पहले वो लेडी गैंगस्टर वहां पर आती है। वो एक विच बनकर आई थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जज को इतना पसंद नहीं आया था। दूसरे नंबर पे वहां पर टायाजीरो को बुलाया जाता है, लेकिन उसके लुक को देखकर वो खुद भी डरे हुए थे क्योंकि उसने चाकुओं को जिस तरह से अपनी बॉडी पर लगाया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और इस तरह का वायलेंट ड्रेसअप देखकर उसे पहले ही डिस्क्वालीफाई करके वहां से निकाल दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद वहां थर्ड पर्सन के तौर पर मासा को बुलाया जाता है, लेकिन मासा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। चौथे नंबर पर टाट्सू और मीकू आते हैं। वो इस वक्त पंपकिन बनकर आए थे और यहाँ पर वो पंपकिन कुकीज भी तैयार करते हैं बहुत ही ज्यादा स्टाइल के साथ, और उसके बाद वो उन कुकीज को उन जज को ऑफर भी करते हैं, लेकिन इस चीज में वो जीत नहीं सकते थे। अब 5th नंबर पर वहाँ पर एक क्यूट सी बच्ची आती है जिसने बैट का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और आखिर में उसी को वो इनाम दिया जाता है। यहाँ पर सेकेंड इनाम भी किसी को नहीं मिला था क्योंकि किसी का स्कोर ही उतना नहीं था कि वो सेकेंड इनाम जीत सके। वैसे अगर टाट्सू यहाँ पर गैंगस्टर बनकर आता तो शायद उसे फर्स्ट प्राइज मिल सकता था। एक बार की बात है, उनकी सिटी में ही एक बफे सिस्टम लगा हुआ था जहाँ पर उन्हें सिर्फ कुछ पैसे देने थे और इसके बाद वहाँ पर जितना मर्जी वो खाना खा सकते थे, लेकिन वहाँ पर जितना खाना रखा हुआ है उतना ही वो खा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। टाट्सू सोच रहा था कि वो कौन सा डिश से शुरू करे क्योंकि वो चाहता था कि वो सभी डिश को चखे, लेकिन उसका पेट नहीं भरना चाहिए, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो सभी चीज़ें उठाकर ले आता है और अब वो खाना चालू करता है। अब उन्होंने जब खाना खा लिया था इतने में ही टाट्सू का पेट पूरा फुल हो चुका था, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि डेजर्ट आइटम अभी तक आया ही नहीं। जब वहाँ पर डेजर्ट आइटम आता है तो वो बहुत कम था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टाट्सू को किसी भी कीमत पर वो खाना था। तभी सामने वो टायाजीरो को देखता है, जिसे देखकर उन दोनों में चैलेंज लग जाता है कि कौन उस डेजर्ट को खाएगा। डेजर्ट कम था और वो दोनों जैसे ही उसकी तरफ बढ़े इससे पहले ही कुछ डेजर्ट लवर आंटियां वहाँ पर बहुत ही तेजी से आती है और पूरा डेजर्ट ले जाती है, जिस वजह से उन दोनों को ही वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया था। टाट्सू इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, मगर बाद में मीकू बताती है कि उसने पहले ही कुछ डेजर्ट लेकर रख लिया था। ये देखकर टाट्सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो दिल से थैंक यू कहता है। वैसे एक दिन की बात है जिस दिन मीकू की छुट्टी थी वो घर पर थी क्योंकि उस दिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल आइटम्स को लेकर आए थे। यहाँ पर मीकू के फादर कहते हैं कि क्यों ना हम आज छुट्टी सेलिब्रेट करें, और यहाँ पर वो हॉट पॉट बनाने की तैयारी में थे। हॉट पॉट असल में मिक्स वेजिटेबल होता है और वैसे तो मीकू के फादर को कुकिंग आती नहीं, लेकिन वो टाट्सू से कहते हैं कि आज वो रेस्ट करे क्योंकि सारा खाना आज वो बनाने वाले हैं, जिसके लिए टाट्सू भी हाँ कर देता है। लेकिन जब उन्हें वो कुकिंग करते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था क्योंकि मीकू के फादर को बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता था। वो चाकू से सब्जियों को इस तरह से काट रहे थे कि जैसे वो चॉपिंग बोर्ड है उसी को वो काट रहे हो। ये देखकर टाट्सू उन्हें तुरंत ही रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी किचन की हालत इस तरह से नहीं देख सकता था, पर यहाँ पर मीकू के फादर रुकने को तैयार ही नहीं थे। अब मीकू टाट्सू को रोक कर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने फादर की हेल्प करूंगी, और इसके बाद अब वो दोनों ही लग जाते हैं खाना रेडी करने में। लेकिन टाट्सू के बर्थडे वाले दिन हम मीकू की कुकिंग भी देख ही चुके हैं। सेम उसी तरह से मीकू और उसके फादर सेम प्रोसेस से गुजरते हुए टाट्सू के किचन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और यहाँ पर वो उस हॉटपॉट नाम की डिश में वो इंग्रेडिएंट भी मिला रहे थे जो कि दूर दूर तक उसमें नहीं डालने चाहिए। लेकिन अब इस तरह की डबल ट्रबल होते हुए देखकर मीकू की मदर सामने आती है
और वो उन दोनों को ही रोक देती है और खाना खुद बनाना शुरू करती है। और यहाँ पर अपनी मदर के सामने ना ही मीकू कुछ कह सकती थी और अपने वाइफ के सामने ना ही मीकू के फादर कुछ कह सकते थे। इस वजह से उन दोनों को ही वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। मीकू की मदर बहुत ही बढ़िया तरीके से उस खाने को बना कर लाती है और सभी को वो पसंद भी आता है। और आखिर में टाट्सू ने बहुत बहुत थैंक यू कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आप सच में मुझसे ज़्यादा ग्रेट हो। मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप इन दोनों को एक टाइम पर हैंडल कैसे कर सकती हो। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन टाट्सू जब सामान लेकर घर लौट कर आ रहा था, तभी घर के बाहर उसे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ऐसा ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है। वैसे उसका मानना ये था कि शायद कुछ गैंगस्टर वायरस उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए उसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना होगा। वो तुरंत ही ऊपर जाकर अपना टेम्परेचर चेक करता है, जो कि हाई था। वो समझ गया था कि उसे बुखार आने वाला है। इस वजह से वो तुरंत ही पानी में नींबू डालकर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश करता है। इस चीज में हमें वो भी दिखाया जा रहा था कि वो किस तरह से अपने अंदर उन वायरस गैंगस्टर से लड़ रहा है। वैसे जब इसके बाद वो बहुत सारी मेडिसिन लेकर सो जाता है, तो जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका टेम्परेचर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा पैनिक कर रहा था और उसने यहाँ पर और भी दवाइयाँ खा ली थी और इसके बाद वो फिर से सो गया था। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब उसका बुखार और भी ज़्यादा तेज हो चुका था। पर वो ये भी देखता है कि उसके सामने अभी मीकू है और उसके सर पर एक ठंडा कपड़ा रखा हुआ है। वो उसे देखते ही कहता है कि अब तो मेरा बुखार बिल्कुल ठीक है, मुझे बर्तन धो लेने चाहिए। लेकिन मीकू उसे वापस से नीचे गिराते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी रेस्ट करना होगा, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। ये देखकर टाट्सू भी हैरान था। इसके बाद मीकू उसके लिए एक वेजिटेबल सूप बनाकर लाती है, जिसे लाते हुए वो कह रही थी कि इसे पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। वैसे उसे देखते ही टाट्सू की तबीयत ठीक हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और उसका स्वाद बिल्कुल पॉइजन की तरह था। मगर मीकू यहाँ पर जबरदस्ती टाट्सू को वो पिला ही देती है। अब टाट्सू ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन अगली बार जब उसकी नींद खुलती है तो यहाँ पर उसका पूरा बुखार उतर चुका था और अब वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। हाँ, बस अब उसके पेट में थोड़ा दर्द होने लगा था। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर आ गया था और न्यू ईयर की एक्साइटमेंट हर तरफ थी। बस अभी टाट्सू के दोस्त मासा के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। वैसे जापान में एक परंपरा है, न्यू ईयर के दिन बड़े लोग बच्चों को कुछ पैसे देते हैं और इसे अच्छा माना जाता है उन बच्चों के लिए भी और साथ ही पैसे देने वालों के लिए भी। तो यहाँ पर मासा सोचता है कि क्यों ना वो टाट्सू के घर पर जाए। वैसे वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन अगर वो टाट्सू को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में महसूस कराएगा तो शायद टाट्सू उसकी कुछ मदद कर सके। जिसके बाद वो टाट्सू के पास पहुंचता है, जहां टाट्सू अभी पेपर पर पेंटिंग कर रहा था, जो कि न्यू ईयर के दिन वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर मासा कोशिश करता है कि वो टाट्सू को समझ पाए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, लेकिन टाट्सू ऐसा नहीं समझ पाता। बाद में वो लोग बाहर खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी मासा हिंट देने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर टाट्सू यहाँ पर भी उसे इग्नोर कर देता है। और अब मासा का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। तभी टाट्सू रायोटो को कुछ लकी मनी देकर उसे न्यू ईयर विश करता है, जो देखकर मासा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। अब उसी रात हम देखते हैं कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए मीकू, मासा और टाट्सू तीनों ही एक बार में आए हुए थे। यहाँ पर आकर वो लोग कुछ ज़्यादा ही पी लेते हैं। इस चीज़ के चलते मीकू तो यहाँ पर बहुत ही तेज से जोर जोर हंस रही थी, जो देखकर मासा शॉक था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी चढ़ी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टाट्सू खड़ा खड़ा सो गया है और उसकी आंखें भी खुली हुई है, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो अभी सो रहा है। लेकिन मासा ये देखकर बहुत शॉक था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर टायाजीरो रो रहा था। मासा तुरंत ही उसके पास जाता और उससे पूछता है कि क्या हुआ। मासा को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर वो अपने पिछले साल को याद करते हुए रो रहा है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी ये हालत भी पीने के कारण ही हुई है। जिसके बाद वो तीनों को वहाँ पर बिठा देता है। एक दिन की बात है, टाट्सू अपनी कुकिंग क्लासेस आया हुआ था, जो कि अक्सर वो हफ्ते में कुछ दिन करता है। आज उसे यहाँ पर एक नया स्टूडेंट दिखता है, जिसका नाम हारूनो है, जो कि थोड़ा एरोगेंट था, जिसने वहाँ पर आज ही ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे केक बनाना सीखना था और अभी ये बड़े ही बुरे तरीके से खाना बना रहा था। टाट्सू सोचता है कि उसे इसकी मदद करनी चाहिए। इस वजह से टाट्सू खुद खाना बनाने वक्त उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन इस चीज पर वो आदमी हारूनो बड़ी ही बुरी तरीके से उसे मना कर देता है और खुद का खाना बनाने में लग जाता है। यहाँ पर वो केक के लिए जब एक पेस्ट तैयार कर रहा था जिससे ब्रेड बनता है, तो उस दौरान वो उसे नीचे गिरा देता है, जिस चीज से वो बहुत दुखी था। टाट्सू उससे पूछता है कि आखिर तुम कुकिंग क्यों सीखना चाहते हो, जिसपे वो कहता है कि वैलेंटाइन के दिन उसे किसी खास को केक बनाकर गिफ्ट करना है। अब उसकी मजबूरी देखते हुए टाट्सू उसकी पूरी मदद करता है और जब नहीं हो पाता तो टाट्सू खुद भी वो केक बनाने को तैयार था और आखिर में हारूनो को एक बढ़िया केक मिल चुका था।
उसे लेकर वो वैलेंटाइन डे के दिन उस खास पर्सन के पास जाता है जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि उसका बॉस था। यहाँ पर उसका बॉस उसके केक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। एक दिन की बात है, टाट्सू जब अपने घर पर आ रहा था तभी घर आकर उसे पता चलता है कि अभी मीकू की एक फ्रेंड यूरिका अभी उसके घर पर आई हुई है। यहाँ पर यूरिका मीकू से बात कर रही थी कि उसका जो बजट है वो हर महीने ऊपर चला जाता है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, इसीलिए उसे घर चलाना सीखना है। मगर मीकू तो एक बिजनेस वुमन है, तो वो यहाँ पर टाट्सू की हेल्प लेती है। वो टाट्सू से कहती है कि वो यूरिका को सिखाए कि किस तरह से घर का काम किया जाता है और पैसे बचाए जाते हैं। इसके बाद टाट्सू उसे बताना चालू करता है। वो कहता है कि तुम पैसे खुद की बॉडी का यूज करके बचा सकती हो। अभी चीज पर यूरिका को कुछ भी समझ नहीं आया था, पर टाट्सू उससे कहता है कि वो टैक्सी ना करके साइकिल का यूज कर सकती है सब्जी लेने या मॉल जाने के लिए। इस चीज में उसके ट्रैवल के पैसे बचेंगे। और दूसरी चीज, वो मॉल में जिस दिन सेल लगती है सिर्फ उसी दिन जाकर सामान लेकर आए, इससे उसके और भी पैसे बचेंगे। तीसरी चीज, घर में वो फालतू पानी वेस्ट ना करे क्योंकि उनके वहाँ पर पानी का भी बिल लगता है, इस वजह से उनके थोड़े और पैसे बच जाएंगे। और सबसे मेन चीज आखिर में उसे रोज बजट चेक करना है कि आज उसने कितना खर्च किया और उसे कितने करने चाहिए। और मंथली जितने पैसे उसके पास आता है अगर वो आज के हिसाब से रोज खर्च करेगी तो महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचेगा। और साथ ही उसे अपने सारे खर्चे को लिख कर रखने चाहिए, जिससे कि अगर कुछ फिजूल खर्ची हो रही है तो वो उसे कट कर सके। अब यूरिका अच्छे से समझ चुकी थी कि टाट्सू क्या कहना चाहता है और फाइनली वो तैयार थी पैसे बचाने के लिए। तभी उसका हस्बैंड घर आता है जिसने बजट पहले ही ला दिया था क्योंकि इस बार पैसे कम आए थे। वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तो इस चीज पर उसका हस्बैंड बताता है कि असल में उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, इसीलिए उसने यूरिका के लिए एक तोहफा खरीदा है। इस चीज पर यूरिका बिल्कुल गुस्सा नहीं थी बल्कि वो इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद टाट्सू और मीकू वहाँ से चुपचाप जाना ही सही समझते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार मीकू को बहुत ही अर्जेंट ऑफिस जाना था और आज बहुत खास दिन था क्योंकि उसकी जो फेवरेट एनीमे सीरीज है उसका एक डीवीडी कैसेट रिलीज होने वाला था और वो सिर्फ उसी दिन ही रिलीज होगा। और उसे पता था कि अगर वो वहाँ पर नहीं पहुंची तो वो पहले ही सोल्ड आउट हो जाएगी और फिर ना जाने उसे वो कब देखने को मिले। इसीलिए वो टाट्सू को कहती है कि उसे वहाँ जाना होगा ये डीवीडी लेने। और वो डीवीडी सभी को फ्री में मिल रही थी, बस न्यूज़पेपर में जो एक लाइन थी वो उन्हें वहाँ पर जाकर रिपीट करनी थी। टाट्सू ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, इसीलिए मीकू उसे वो लाइन अच्छे से याद कराकर उसे उस स्टोर के पास भेजती है और खुद ऑफिस चली जाती है। हम देखते हैं कि टाट्सू बार बार उस लाइन को दोहराते हुए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कई सारे लोग मिलते हैं जिस वजह से वो उस लाइन को भूल जाता है। और अब जब वो स्टोर पर पहुंचता है तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर आकर क्या कहना था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक और फैन आ जाता है जिसे वो पूरी लाइन अच्छे से याद थी। ये खुद तो उस डीवीडी को लेता ही है, साथ ही वो टाट्सू को भी वो डीवीडी दिला देता है। टाट्सू से मदद के लिए थैंक यू कह रहा था, पर तभी वो लड़का टाट्सू को बताता है कि उसे पता चला है कि एक स्पेशल कार्ड भी रिलीज हुआ है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ एक स्पेशल लाइन कहने पर मिलेगा और इस लाइन को कोई अकेला नहीं कह सकता क्योंकि ये जो एनीमे सीरीज है इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर वो टाट्सू की हेल्प मांगता है जिससे कि वो दोनों उस लाइन को कहकर उस स्पेशल कार्ड को ले सके। अब यहाँ तो वो स्पेशल कार्ड था नहीं, इसीलिए वो दूसरी दुकान पर गए थे, पर जब वो सारी दुकानें देख लेते हैं तो उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि पहले ही किसी को ये ट्रिक पता चल चुकी थी। एक दिन की बात है, टाट्सू का एक फ्रेंड उसे एक डॉग देता है कुछ टाइम उसका ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पर टाट्सू और मीकू दोनों ही उस डॉग को देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी डॉग बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी भी किसी डॉग को रखने का सोचा नहीं था। अब यहाँ पर टाट्सू जब उसे घुमाने के लिए ले जा रहा था तो वो डॉग आगे ही नहीं बढ़ रहा था, पर टाट्सू देखता है कि ये तो बहुत क्यूट लग रहा है, इसीलिए उसकी वो फोटो खींचकर अपने बॉस को भेज देता है जो कि एक डॉग लवर है। और जब वो इतने क्यूट डॉग को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब उस डॉग ने चलना चालू किया था तभी रास्ते में टाट्सू को अपना पुराना दुश्मन मिलता है। यहाँ पर वो भी अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर आया था। टाट्सू और वो दूसरा लड़का एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे, पर बाद में पता चलता है कि वो बस एक दूसरे के डॉग को देखकर इम्प्रेस थे। अब वो उन्हें खिलाने लगते हैं और बाद में वो लड़का टाट्सू को लेकर किसी स्पेशल जगह पर जाने की बात करता है। अब जब वो निकल चुके थे तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि असल में वो एक डॉग पार्क जा रहे थे। वहाँ पर जाकर वो अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और डॉग्स को घुमाने लगते हैं। वैसे एक दिन हम देखते हैं कि टाट्सू जिस कैफ़े के अंदर काम करता था वहाँ उसका ओनर टाट्सू को बताता है कि उनका कैफ़े अच्छा चल नहीं रहा है, वो या तो इस बिजनेस को बंद करने की सोच रहा है या फिर कुछ चेंजेस करने का। तो टाट्सू कहता है कि आप चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए वो अपने पास के सबसे पॉपुलर कैफ़े में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो देख रहे थे कि आखिर वो लोग अपने कैफ़े को कैसे मेंटेन करते हैं। वहाँ की जो डिशेस थी वो खासकर इस तरह से बनाई गई थी कि लेडीज़ को और बच्चों को पसंद आए क्योंकि वही उनकी शॉप पर ज़्यादातर आते थे और साथ ही साथ वहाँ पर खाना सर्व करने वाले लोग भी।
अब यहाँ वो शॉप ऑनर समझ चुका था कि उसे क्या चेंजेस करने हैं, उसे बस अपने खाने की क्वालिटी बढ़ानी होगी। अब जब वो वापस से अपने कैफ़े पहुँचते हैं तो यहाँ पर टाट्सू उनके लिए खाना बनाकर बताता है। टाट्सू ने सबसे पहले एक सैंडविच बनाया था जो कि इतना अच्छा था कि उसे खाते ही शॉप ऑनर को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, जब उनके साथ में बहुत अच्छा हो रहा था और तब वो एक रिलेशनशिप में भी थे। वैसे वो यादें टूट जाती है जब टाट्सू उन्हें चाय सर्व करता है और जब वो उस चाय को पीते हैं तब उन्हें फिर से अपनी दूसरी यादें याद आ रही थी और वो सोच रहे थे कि उनकी एज बहुत ही ज़्यादा हो गई है। जब से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है तब से वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। अब जब वो वहाँ से थैंक यू कहकर जा रहे थे तो टाट्सू सोचता है कि मैंने अच्छा काम किया, इसलिए मुझे भी सैंडविच खाकर देखना चाहिए। अब जब वो सैंडविच खाता है तो उसे वही सारी यादें आ रही थी जब वो गैंगस्टर हुआ करता था, उसे फाइट की और गन पाउडर की स्मेल की, ये सब उसे याद आ रहा था। पर जब वो चाय पीता है तब उसे याद आता है कि एक बार फाइट के दौरान उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, तब उसे मीकू मिली और उसके बाद से उसकी लाइफ चेंज हो गई। इसी तरह एक दिन हम देखते हैं कि टाट्सू और मासा दोनों ही लंच कर रहे थे, तभी अचानक से मासा को अपने दांत में दर्द होता है। लेकिन जब टाट्सू उससे पूछता है तो मासा उसे बताता है कि उसने कल एक साथ 50 गुंडों से फाइट की थी, जिस वजह से उसे थोड़ी सी चोट लगी है। पर टाट्सू इस बात पर एग्री कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो जानता है कि मासा कितना बड़ा डरपोक है। वैसे जब वो वहाँ से लौट रहे थे तब फिर से मासा के दांत में दर्द होने लगता है। टाट्सू कहता है कि लगता है तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है, तुम कितनी बार ब्रश करते हो? मासा कहने लगता है कि मैं तो रोज ब्रश करता हूँ, मगर यहाँ पर वो बता रहा था कि वो रोज सुबह ब्रश करता है, जिस चीज़ पर टाट्सू कहने लगता है कि फिर तो पक्का तुम्हारे दांत में दर्द है, क्योंकि मैं तो दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ। और अब जब बार बार टाट्सू एक ही बात को दोहरा रहा था तो यहाँ पर मासा को भी ये बात माननी पड़ती है। वो कहता है कि हाँ मेरे दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास से जाने से डरता हूँ। और इसके बाद हमें उसके बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है। जब उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था तो उसकी मदर ने उसे झूठ बोलते हुए कहा कि वो उसे स्नैक्स दिलाने जा रही हैं। और जब वो उनके साथ गया तो उन्हें पता चला कि वो लोग तो डेंटिस्ट के पास आए थे, जिसके बाद से ही मासा को डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। पर टाट्सू बिना कुछ सोचे ही उसे बहुत तेज से मुक्का मार के बेहोश कर देता है और बाद में उसे उठाकर सीधा डेंटिस्ट के पास ले आता है, जहाँ पर ना चाहते हुए भी मासा को अपना ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद टाट्सू देखता है कि उसके दांत में भी दर्द हो रहा है। एक बार की बात है, मीकू की छुट्टी थी तो इसीलिए वो देर रात तक पिक्चर देखते रहते हैं। अभी टीवी पर बहुत ही ज़्यादा डरावनी पिक्चर आ रही थी, इस वजह से जब वो सोते हैं तो टाट्सू की नींद नहीं लगती, उसे बार बार वही इमेज दिख रही थी। वैसे तो टाट्सू डरता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी नींद लग ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे याद आता है कि लोग कहते हैं कि अगर हम सिप काउंट करें तो उससे हमारी नींद आ सकती है। टाट्सू के केस में थोड़ा उल्टा था, वो यहाँ पर गैंगस्टर काउंट कर रहा था और इसी तरह वो बहुत सारे गैंगस्टर को काउंट कर लेता है, लेकिन अंत में उन सभी की लड़ाई हो जाती है। टाट्सू सोचता है कि ऐसे करके तो वो कभी नहीं सो पाएगा, इसीलिए वो उठ जाता है और वो सोचता है कि गर्म दूध पीने से शायद उसे नींद आ सकती है। वो ऐसा भी करके देखता है पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्लीपिंग प्रॉपर्टीज वाली वेजिटेबल काटकर उन्हें खाना चालू करता है। पर अंत में जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी कैट उसे परेशान करने लगती है, इस वजह से वो सो ही नहीं पाता और सुबह हो जाती है। और इसी तरह एक दिन और की बात है जब टाट्सू को रेसिडेंशियल लीडर, यानी कि वो जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का जो मेन सेक्रेटरी है, उसकी तरफ से एक टास्क मिला हुआ था। टाट्सू को सभी के पास जाकर उनके पैसे कलेक्ट करने थे, जो कि आने वाले समय में उनकी सोसाइटी यानी कि वो जितना भी एरिया है वहाँ की देखभाल में खर्च होंगे। तो टाट्सू इसके लिए मासा को भी अपने साथ ले जाता है। अब उस सेक्रेटरी से सबसे बड़ी गलती यही हो गई थी कि उसने टाट्सू को इस काम के लिए चुना था, क्योंकि जब भी कोई मेंबर टाट्सू के लुक्स को देखता तो उन्हें यही लगता कि शायद ये हफ्ता लेने आया है। वैसे ये लोग अभी टाट्सू को जानते नहीं थे, इस वजह से वो डर रहे थे। पर फिर टाट्सू उन्हें बताता है कि वो किस काम के लिए पैसे लेने आया है, लेकिन वो लोग बस यही समझ रहे थे कि ये कोई माफिया है, इस वजह से वो सब पैसे दे भी रहे थे। मासा तो सोच रहा था कि या तो सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा समझदार है या फिर उससे गलती हो गई है। वैसे हम देखते हैं कि कई सारे घरों पर जाकर हर एक घर से पैसे लेने के बाद टाट्सू एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। मासा मना कर रहा था कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर टाट्सू फिर भी वहाँ पर जाता है। वो असल में एक माफिया बॉस का घर था। वहाँ ऊपर जाने के बाद टाट्सू उससे पैसे मांगता है और माफिया बॉस ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये मेरे से पैसे लेने के लिए आया है। वो गुस्सा होते हुए टाट्सू पर हमला करने की सोच रहा था, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही टाट्सू उसे बता देता है कि असल में वो किस काम के लिए पैसे लेने आया है। और जब वो ये बताता है कि इस चीज़ से उनकी सोसाइटी की देखभाल होगी और जो कचरा फैला हुआ है वो इससे साफ होगा, तो ये सुनकर माफिया बॉस तुरंत ही पैसे निकाल कर उसे दे देता है। वैसे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई है। इसके बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे और भी सारे पार्ट्स हैं। अगर आप चाहे तो हम उन्हें भी कंटिन्यू कर सकते हैं,
लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।